नमस्कार मित्रों। आज भोपाल से हमारे साथ वरिष्ठ संपादक डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज राकेश जी को हमने निमंत्रित इसलिए किया है कि कल राकेश जी ने ट्विटर पर, एक्स पर जो लिखा, हमने पढ़ा और हमने उनको दो हाथ से सलाम किया। विषय ही कुछ ऐसा था। मैं वो केवल दो पंक्तियां जो राकेश जी ने लिखी थी वो पढ़ना चाहूंगा और फिर राकेश जी उस पर विश्लेषण करेंगे। तो राकेश जी ने लिखा था, उमा भारती, जो कि साध्वी उमा भारती, जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हैं, और राम जन्मभूमि अभियान और कर्नाटक में ईदगाह मैदान का जो उनका अभियान था, उसमें तो उन्होंने अपनी कुर्सी गंवाई थी मुख्यमंत्री की। तो वो उमा भारती के तेवर बदले बदले से क्यों है? तो उमा जी ने कल कहा, गॉडसे, कल या परसों, गॉडसे ने जो पाप किया वो आतंकवाद शब्द से पर्याप्त नहीं होता। उससे एक उसने एक सपने की हत्या की थी। महात्मा गांधी ने लीड किया था भारत के मूवमेंट को। गांधी, नेहरू, पटेल में कुछ असहमतियां थी, लेकिन उससे उनकी महानता कम नहीं होती। वे महान थे। हृदय से आभार उमा दीदी। और फिर जो लिखते हैं राकेश जी, वो उसमें उनका एक नया शब्द प्रयोग उन्होंने कॉइन किया है। आपने झूठ और नफरत के व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, हम आमतौर पर विश्वविद्यालय कहते हैं, मगर राकेश जी ने विश्वविद्यालय, विष फैलाने वाले विद्यालय की बात की है। विश्वविद्यालय वाले सवालों की धज्जियां उड़ा दी है। राकेश जी, आज मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, केवल आप पर छोड़ता हूं कि उमा दीदी के बदले बदले से तेवर क्यों है? सर देखिए, तेवर क्यों बदले ये तो वही बता पाएंगे। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि वे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में हाशिए पर हैं। नरेंद्र मोदी ने उन्हें बहुत दिनों से सत्ता से दूर कर रखा है। उन्होंने संकल्प किया था, गंगा जब तक पूरी तरह साफ नहीं हो जाएगी, वे अगर नहीं हुई तो जल समाधि ले लेंगे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इस वक्त वे मोदी शाह की गुड बुक्स में नहीं है। एक तो ये वजह हो सकती है, क्योंकि ये जो बातें उन्होंने कही हैं जब वे मुख्यमंत्री थी, केंद्र में मंत्री थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में, तब तो उन्होंने कभी नहीं कहा। दूसरी एक वजह और भी हो सकती है सर। ये जिस विश्वविद्यालय, जहर के की यूनिवर्सिटी का मैंने जिक्र किया है, ये शब्द संयोग से सोशल मीडिया पर कई सालों से मैंने लिखना शुरू किया और लगातार वही लिखता हूँ। क्योंकि दरअसल में ये विश्वविद्यालय नहीं है सर। विश्वविद्यालय में तो शिक्षा मिलती है, अच्छा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, वास्तविक इतिहास, कला, संस्कृति, विज्ञान, सब कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन ये जो विश्वविद्यालय है, एक खास विचारधारा का, जो सोशल मीडिया पर चलता है, जो व्हाट्सएप ग्रुपों में है, उसके आईटी सेल में है, यहाँ पर जहर ही मिलता है सर, विष ही मिलता है, इसलिए वो विश्वविद्यालय। अब उमा भारती ने जो कुछ कहा है वो कोई ऐसी नई बात नहीं कही है सर, वो इतिहास में प्रमाणित बात है। लेकिन संघ परिवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी बगल बच्चा पार्टियां, पहले जनसंघ, फिर जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी, ये सारे लोग एक अपराध बोध से ग्रस्त हैं। एक हीनता ग्रंथि है सर उनमें, कि जब भी स्वतंत्रता संग्राम की बात होगी, आजादी की लड़ाई की बात होगी, किन के नाम सामने आएंगे? गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल। भूले से भी 100 की गिनती तक, 100 छोड़िए सर, 1 से 1 लाख तक, 1 से 10 करोड़ तक संघ परिवार का नाम लेवा नहीं मिलेगा। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बन गया था, उसके बाद हिंदू सभा महासभा बन गई, सावरकर। इनका एक नाम लेवा महानायक नहीं।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पूरा नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जी। किया। यही तो उमा भारती ने कहा है। इसमें नया क्या है? नया ये है कि जिस संघ परिवार, जिस भारतीय जनता पार्टी की नेता है उमा भारती, वो तो गांधी के हत्यारों को पूजने वाले लोग। उमा भारती की ही एक सहयोगी प्रज्ञा ठाकुर, मैं साध्वी कभी नहीं कहता हूं, वे तो गांधी के हत्यारे को, गोडसे को महान बताती। वे गांधी को राष्ट्रपिता स्वीकार करने को तैयार नहीं, और मोदी उन्हीं की का पार्टियों। जी, सर, मोदी कहाँ स्वीकार करते हैं राष्ट्रपिता को? मोदी यहाँ स्वीकार नहीं करते सर। वो 2 अक्टूबर और 30 जनवरी हाँ। को स्वीकार कर लेते हैं। विदेश में जब जाते हैं तो हवाई जहाज से उतरते ही सबसे पहले उन्हें किसी चौराहे पर हमारे बापू खड़े मिलते हैं। वहां तो वे मत्था टिकाते और कहते हैं मैं गांधी की धरती से आया हूं। वे जिंदगी में भूले से भी कभी नहीं कह सकते कि मैं डॉक्टर हेडगेवार या गुरु गोलवलकर या सावरकर की धरती से आया हूं, क्योंकि अगर वे ऐसा कहेंगे तो लोग पूछेंगे ये कौन लोग हैं, हाँ। हु इज दिस फेलो, कौन है ये, हम तो जानते ही नहीं है। लेकिन गांधी के लिए तो ऐसा नहीं कोई पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा। तो उमा भारती जो कह रही हैं वो पार्टी को भी एक तरह से संदेश दे रहे हैं कि मैंने तो अभी ये मान लिया है कि गांधी इस देश की आत्मा है। वे एक सपना देख रहे थे। उन्होंने आगे ये भी कहा है, मैंने थोड़ा सा उसका कट पीस लगाया, वीडियो उनका बड़ा है। वे तो यहाँ तक कह रहे हैं कि गांधी को 20 साल और मिल जाते तो ये देश अमेरिका पर टैरिफ लगा रहा होता। अमेरिका हम पर टैरिफ नहीं लगा रहा होता अगर गांधी जीवित रहते। दूसरी बात, वो उतनी ही महत्वपूर्ण है सर। गांधी, नेहरू और पटेल के मतभेदों और असहमतियों पर बात की उन्होंने। इसमें थोड़ा सा छेपक सर ये भी जोड़ लीजिए कि वो जो पत्रकार तथा कथित, वो पत्रकार तो ये मोदी मीडिया में कोई है नहीं, वो जो सवाल पूछ रहा था सर, उसके सवाल भी तो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम में से आए थे। हाँ, उसने सीधी आईटी बात। सेल, उसके व्हाट्सएप ग्रुपों में उसने जो सवाल पढ़े होंगे वही तो सवाल पूछ रहा था, वरना कोई वजह नहीं ऐसे सवाल पूछने की। उसकी मंशा ही ये थी कि कहीं उमा भारती गांधी के खिलाफ कुछ कह दें। उसकी मंशा ही ये थी कि गांधी, नेहरू, पटेल के खिलाफ कुछ बोल दें। उन्होंने बहुत साफ कहा उनमें असहमतियां थी, लेकिन इससे उनकी महानता कम नहीं होती। और सच्चाई यही है सर। कांग्रेस जैसी लोकतांत्रिक पार्टी में गांधी नेहरू के दौर में और उसके बाद भी आज भी कांग्रेस में तो टू मच डेमोक्रेसी है सर, टू मच। सोनिया गांधी के खिलाफ लोग चुनाव लड़ लेते हैं अध्यक्ष पद का। जी। बीजेपी में कोई चुनाव लड़ सकता है मोदी के खिलाफ? अगर मान बीजेपी में लीजिए या अमित चुनाव शाह, ही कहाँ होता है? चुनाव ही नहीं होते बीजेपी उनके में यहाँ, कहाँ होता है? चुनाव ही नहीं होते। तो उन्होंने जो बात कही कि उनमें असहमतियां थी और इससे कौन इनकार कर सकता है। उनका पत्र व्यवहार देखिए सर, नेहरू और पटेल का पत्र व्यवहार देखिए, गांधी और पटेल का पत्र व्यवहार देखिए, गांधी और नेहरू की चिट्ठियां देखिए। वे बताती हैं उनमें कई मुद्दों पर असहमति थी सर। भारत विभाजन के समय भी उनमें असहमतियां थी कई तरह की, लेकिन अंततः एक लक्ष्य पर तो एक थे वे कि देश को आजाद कराना। जी। और जब वे असहमतियों के बावजूद देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, तब हेडगेवार जी क्या कर रहे थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कर रहे थे, सावरकर क्या कर रहे थे, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार और उनका संघ तो अंग्रेजों का साथ दे रहा है। सावरकर सावरकर और भी। उनकी सावरकर और उनकी हिंदू महासभा भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। जिन्ना के सर साथ भारत थे। छोड़, जिन्ना के साथ तो सरकार चला रहे जिन्ना थे के साथ बंगाल और थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। सिंध में भी। सिंध में भी 3 राज्यों में सरकार में शामिल। लेकिन जी। सर उससे भी महत्वपूर्ण बात, 9 अगस्त को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की गिरफ्तारी हो गई। गांधी, नेहरू, पटेल सब गिरफ्तार हो गए, बाकी बहुत सारे लोग भूमिगत हो गए। अंग्रेजों ने उसी शाम, उसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया। सावरकर उस घटना के बाद, कांग्रेस पर प्रतिबंध लगने के बाद, अपनी पार्टी के कानपुर अधिवेशन में, हिंदू महासभा का कानपुर में अधिवेशन हुआ, ठीक उसी दौर में जब कांग्रेस प्रतिबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। सावरकर क्या कहते हैं सर? डॉक्टर साहब, सावरकर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अधिवेशन में मंच से कहते हैं कि ये सुनहरा अवसर है, ये गोल्डन चांस है हमारे लिए। मैदान खाली है क्योंकि कांग्रेस पर बैन लग गया है। आइए हम इस खाली जगह को भरें
और अंग्रेजों की सेवा करें। अंग्रेजों की सेवा का अवसर है। ये सावरकर का भाषण है सर, कानपुर अधिवेशन। और उसी समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के ही समय सावरकर अपनी हिंदू महासभा की सैन्य परिषदें बनाते हैं सर, मिलिट्री कमेटी। सैन्य परिषदें देश भर में दौरे करके अभियान चलाती हैं कि हिंदू युवक अंग्रेजों की सेना में भर्ती हों और उनकी सेवा करें। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता जेलों में है, कांग्रेस के नेता जेल में है। भारत छोड़ो आंदोलन में सैकड़ों लोग मारे गए पुलिस के जुल्म से, अंग्रेजों की पुलिस के जुल्म से। लाखों लोग जेल में हैं। और सावरकर क्या कह रहे हैं कि हिंदू युवक अंग्रेजों की फौज में, अंग्रेजों की पुलिस में भर्ती हों और उनकी सेवा करें। सेवा कैसी? इस आंदोलन को तोड़ने की। ठीक उसी समय बंगाल के गवर्नर को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो बंगाल की सरकार में गृह मंत्री है, उप मुख्यमंत्री, वो चिट्ठी लिखते हैं अंग्रेज गवर्नर को कि भारत छोड़ो आंदोलन की कमर कैसे तोड़ी जा सकती है, मैं बताता हूं आपको। उसका मशवरा देते हैं, आइडियाज देते हैं कि कांग्रेस के और इस बड़े राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए। तो वे लोग अब अगर हमारे गांधी की बात करने लगे तो मैं तो सर इसका स्वागत करूंगा। देखिए, हमारा देश तो वो देश है जहां वाल्मीकि महर्षि हो गए, डकैत थे, अगर कुमार्ग से सन्मार्ग पर वे आ गए तो महर्षि हो गए। अंगुलीमाल लोगों की उंगली काट लेता, भगवान गौतम बुद्ध की शरण में आया तो सन्मार्ग पर चलने लगा। अगर उमा दीदी, उमा श्री भारती आज गांधी को मानना चाहती हैं, पूजना चाहती हैं, तो मैं तो उनका स्वागत करूंगा। बापू खुद भी ये कहते थे, अगर कोई व्यक्ति कुमार्ग से सुमार्ग पर आना चाहता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन अकेले उमा भारती के मानने से काम नहीं चलेगा। ये जो सोशल मीडिया पर अभियान चलता है गांधी जी के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ, पटेल के खिलाफ, इसे रोकने की जिम्मेदारी बीजेपी की है, मोदी शाह की है। वे अपने लोगों से कहें कि नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सोशल मीडिया पर ये सब। पर एक अच्छी बात कही, मैं कहता हूं असहमतियों की जब बात कर रही थी उमा भारती, उस वीडियो में आगे है, उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है। भारत का जो मूल मन है, उन्होंने मन शब्द का इस्तेमाल किया है कि जो लोग ऐसा कहते हैं, असहमतियों की बात करते हैं और उसकी आलोचना करते हैं उस रूप में, वे भारत के मन को नहीं जानते। उसके आगे जाकर सर वे चारवाक के दर्शन की बात करते हैं। वे कहते हैं हमारे देश में तो 6 तरह के दर्शन, आत्मा परमात्मा की बात चारवाक नहीं मानते। चारवाक कहते हैं कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं। उसे भी स्वीकार किया गया इस देश में। तो असहमतियों का तो सम्मान होना चाहिए। यस, यस। कई संदेश उन्होंने अपनी पार्टी और नेताओं को भी दे दिए। भगवान राम का भी उन्होंने जिक्र किया था कि उनकी भगवान राम आलोचना। का जिक्र किया, उनकी भी आलोचना दरबार में खड़े होकर एक कारीगर ने, एक धोबी ने की। जिस बात पर की उस पर हमारी सीता माता को उन्होंने निष्कासित कर दिया। लेकिन कहने की स्वतंत्रता की बात उमा भारती कर रही है, अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में है, असहमतियों का सम्मान कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब अगली बार जब वे प्रज्ञा ठाकुर से मिले तो उन्हें भी कहें कि गांधी जी महान थे, नेहरू महान थे, पटेल भी महान थे। उन्हें भी समझाएं कि वे गांधी के हत्यारे की प्रशंसा न करें। न करें। सही बात सर। उमा जी के खिलाफ पिछले ही साल एक केस दर्ज हुआ है। कर्नाटक की एक आईपीएस ऑफिसर उनके घर में एक डोमेस्टिक वर्कर के नाते आके रही, और आपको तो मालूम ही होगा वो केस दर्ज हुआ है रिश्वतखोरी का। तो यानी उमा जी को फंसाने का ये खेल उनके ही पार्टी के आकाओं ने करा होगा, और उमा जी को परेशान, प्रताड़ित करने का ये भी हो सकता है। आपने शुरू में कहा जैसे कि मोदी शाह की गुडबुक में वो नहीं है, वो क्यों रहेंगे, मगर ये आगे बढ़ेंगे, इससे आगे जाएंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब उमा भारती मोदी शाह के लिए कोई चिंता का सबब बचे। वे बहुत दिनों से हाशिए पर हैं। बीच में तो उन्होंने कह दिया था मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगी, अब उन्होंने फिर कह दिया है मैं अगला चुनाव लड़ूंगी, लड़ने को तैयार हूँ। अभी कहा है कुछ समय पहले बीच में मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ वे सड़कों पर उतर आई थी। आपने देखा होगा कि वो शराब के ठेके पर पत्थर भी फेंका था उन्होंने, बाकायदा वो वीडियो है।
मध्य प्रदेश में शराब दुकानों के खिलाफ वे धरने पर बैठी, बीच बीच में पार्टी को भी परेशान करती रहती। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतना आगे बढ़ चुके हैं, पार्टी इतनी आगे बढ़ चुकी है, और उमा भारती का जो जमीनी आधार है वो पहले से कम हो चुका है। स्वाभाविक है, 2003 में जब ये मुख्यमंत्री बनी थी, जी उस जीत का श्रेय भी उन्हीं को दिया जा सकता है। दिग्विजय सिंह की 10 साल की सरकार को सत्ता से बाहर किया था उन्होंने। बाद जी में वो तिरंगे को लेकर हुगली में केस था, इस्तीफा दे दिया। मैं ऐसा मानता हूं वो उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, उन्हें उस वक्त त्यागपत्र नहीं देना था। बहुत से लोग मुकदमों के बाद आज भी मंत्री बने हुए हैं, काम कर रहे हैं, और वो कोई ऐसा अधिकांश। मुकदमा तो था नहीं। अधिकांश, बहुत बहुत बड़ी संख्या। जी तो अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी उमा भारती के खिलाफ कोई बहुत ज्यादा बड़ी कार्रवाई करे, आगे बढ़कर कोई एक्शन लिया जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता। वे बोलती रहेंगी, बीच बीच में चर्चा में आती रहेंगी। पार्टी अब उन्हें फिलहाल कुछ देगी ऐसा भी मुझे नहीं लगता, न सजा देगी न इनाम देगी। सर, मगर मुझे सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से जो विस्फोट किया है, जिस प्रकार से चुनाव आयोग को और मोदी सरकार को नंगा कर दिया है, और न केवल एक ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, आजकल जो खबरें आ रही है वो तो हर जगह से खबरें आ रही है, तो उस ऐसे माहौल में मोदी शाह कितने मजबूत आप मानते हैं उनको? देखिए, मोदी और शाह अपने राजनीतिक जीवन के सबसे ज्यादा गंभीर संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ये उनके लिए संक्रमण काल है। अंदरूनी और बाहरी सब तरह की चुनौतियों का सामना इस समय करना पड़ रहा है। देखिए, आप तो गुजरात से हैं, आप जानते हैं जब से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने तब से लेकर आज तक उनके जीवन में कोई वैसी बड़ी विफलता नहीं आई। चुनावी खासतौर से कहा जाए, वे लगातार जीतते रहे, बिना पहली एक भी बार पहले विधायक बने सीधे मुख्यमंत्री बने, सीधे प्रधानमंत्री बने, सांसद नहीं रहे कभी। लेकिन पहली बार है कि अमेरिका से लेकर कांग्रेस पार्टी तक सबके सवालों के घेरे में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बावजूद सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित किया, उसका जवाब वे नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप उनके डियर फ्रेंड हैं, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा चुके हैं। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ थोप रहे हैं हमारे ऊपर, पाकिस्तान के सिर पर हाथ रखे हुए हैं। अंदर देश के भीतर अगर देखा जाए तो 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे तैसे जीते, पार्टी को बहुमत नहीं दिला पाए, 240 पर अटक गए। अब राहुल गांधी जो अटैक कर रहे हैं, जो उनका हमला है, खास तौर से चुनावी वोटर लिस्ट का घपला, 2024 के चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई उसको लेकर, और जिस तरह दस्तावेजी सबूतों के साथ जो राहुल गांधी अपनी बात रख रहे, वो देश में कोने कोने तक पहुंच गई। जी आपने ठीक कहा, अभी जो ताजा खबर है जो चल रही है अभी मीडिया में, शायद राहुल गांधी 48 लोकसभा सीटों के आंकड़े लेकर आने वाले, धीरे धीरे करके, जहां इस तरह के घपले हुए हैं। अब लोगों को दिख रहा है ना सर, 124 साल की मिंतो देवी कहां से आ गई, जिनकी तस्वीर छपा रखी थी कल संसद में कांग्रेस के सांसदों ने अपने टी शर्ट पर। 116 साल, 119 साल के लोग इस देश में, 57 पहली साल बार के के वोटर्स भी, पहली बार के वोटर्स भी, पहली बार के वोटर 70-75 साल के। हाँ, और एक ऐसा बाप भी है जो खुद 57 साल का है, बेटा उसका 79 साल का है। ये भी एक अभी आया है सर, कल ही आया है। वाराणसी वाला। हाँ, शायद वाराणसी वाला। हाँ, वाराणसी की पूरी सूची आई है। बिहार के डिप्टी सीएम साहब दो जगह वोटर लिस्ट में ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिनके जवाब अब इस देश की जनता पूछ रही है। मोदी शाह घिर गए हैं इस समय वे, उनके पास सवालों के जवाब नहीं है। 15 अगस्त को आप देखिएगा, सेना के नाम पर भाषण देंगे, ऑपरेशन सिंदूर को भगाड़ेंगे। हमारी सेनाएं तो हमेशा से अजय अपराजय है, आजादी के बाद हर युद्ध जीता है। इसमें मोदी जी शाह ने क्या कर लिया? और इस बार जी भी हमारी सफलता सेनाओं की सफलता है, और जो विफलता है वो राजनीतिक नेतृत्व की है। सीज फायर का ऐलान अमेरिका कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, ये सेना की गलती तो नहीं, ये देश के पॉलिटिकल लीडरशिप की गलती है, और उसका जवाब नहीं दे रहे प्रधानमंत्री। तो मैं ऐसा मानता हूं धीरे धीरे अब समय बदल रहा है, ऊंट करवट बदल रहा है। नरेंद्र मोदी के सर। पास जवाब नहीं है जनता के सवालों। जी सर, आप मिलिट्री स्ट्रेटेजी पर आपने तो पीएचडी करके रखा है, डिफेंस स्ट्रेटेजी, और उस पर तो
ऐसे समय में हमारे यानी वी रिस्पेक्ट अवर आर्म फोर्सेस, उनको बिल्कुल। तो सलाम करते हैं, मगर जब हमारी ये राजनीतिक जो लीडरशिप है वो वीक है और वो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है और विदेश का दौरा ही करते रहते हैं, तो अब हम किस ओर जा रहे हैं? क्योंकि अमेरिका भी भाई साहब जा रहे हैं, चाइना भी जा रहे हैं, पुतिन को भी मिल रहे हैं, डिक्टेटरों से ज्यादा उनकी मोहब्बत है, क्योंकि उनके पूर्वजों के यानी राजनीतिक पूर्वजों के हिटलर और मुसोलिनी से ही तो संबंध रहे हैं। आदर्श। तो कैसे कहेंगे? उनके आदर्श तो वही है। तो इस देश की जनता क्या उनको स्वीकार करेगी डिक्टेटर के नाते? देखिए सर, संघ के शुरुआती संस्थापकों में से डॉक्टर मुंजे थे, वो मुसोलिनी से मिलने गए थे। जी संघ का जो मूल मूल विचार है मुसोलिनी के विचारों से ही है। उनके उनका जो गणवेश है, वो काली टोपी, सब मुसोलिनी का दिया हुआ है, लिया हुआ है इनके द्वारा। लेकिन वो इतिहास की बात है। आज की तारीख में, जैसा मैंने शुरू में कहा कि विदेशी मोर्चे से लेकर अंदरूनी मोर्चे तक देश दो राहे पर खड़ा है सर। आपने सेना की बात की। सेना की सफलता को तो हम लोग खुद सलाम कर रहे हैं, लेकिन किस तरह के रहस्य गहराते जा रहे हैं लोगों के बयानों से। अब वायुसेना अध्यक्ष कह रहे हैं हमने 5-6 विमान गिराए पाकिस्तान। 90 दिन बाद आप ये जानकारी दे रहे हैं। 10 मई को सीज फायर हुआ। मैं सर सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। किसी भी युद्ध में अगर दुश्मन को हम इतनी बुरी तरह मात दे रहे हैं तो वो उसी समय बताया जाता है सर। जी साइकोलॉजिकल वार साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है मनोवैज्ञानिक युद्ध। अगर आप 7-8 मई को बता देते कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज गिरा दिए हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ता, देश का, सेनाओं का। चलिए तब भी नहीं बताया। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी सेना की, कोई नहीं बताता था। उसके बाद तो संसद में इतने बड़े बड़े भाषण हो गए। प्रधानमंत्री ने उस दिन क्यों नहीं बताया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्यों नहीं पार्लियामेंट में बताया कि हमने 6 जहाज गिराए? तो अब सेना को राजनीतिक नेतृत्व की ढाल बनाने के लिए लाया गया। उसके पीछे एक तरफ छिपते हैं। बिल्कुल उसके पीछे छुप गए मोदी साहब। मोदी जी सेना की वर्दी के पीछे छुप रहे हैं। सेनाध्यक्ष से कहलवा रहे हैं, थल सेनाध्यक्ष से, कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और लड़ाई हो सकती है। अभी कौन से युद्ध के हालात हैं कि सीधे युद्ध हो जाएगा? दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। वायु सेनाध्यक्ष कह रहा है हमारे हाथ खुले थे, हमें पूरी छूट मिली हुई। तो वो जो इंडोनेशिया में, जकार्ता में हमारे डिफेंस अताशे कैप्टन शिव कुमार ने जो कहा कि राजनीतिक नेतृत्व ने सेनाओं के हाथ बांध रखे थे, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अगर यस उसने गलत कहा था तो उसको बुलाइए, कोर्ट मार्शल कीजिए। यूनिफॉर्म फोर्सेज में ऐसा नहीं हो सकता है सर, फौज में, कि कैप्टन सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार ने हाथ बांध रखे, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? हमारा कितना नुकसान हुआ ये क्यों नहीं बता रहे? किसी भी युद्ध में दोनों देशों का नुकसान होता है सर, उसमें स्वीकार करने में कोई हमें गुरेज नहीं है। और सीडीएस अनिल चौहान रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग से सिंगापुर में कह रहे हैं कि हाँ हमारा नुकसान हुआ था, लेकिन हमने उसके बाद क्या किया वो देखिए। किसने नहीं स्वीकार किया नुकसान हुआ? अनिल चौहान, सीडीएस अनिल चौहान ही उन्हीं के जिक्र करता था। जी 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 तो ऐसा कैसा युद्ध था ये कि जिसमें इतने सारे रहस्य अब तक बरकरार हैं। सरकार और सेना के बयान मेल नहीं खा रहे। और एक आखिरी बात बता दूं सर, बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाली। जी वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह ने जो भाषण दिया बेंगलोर एमएल कात्रे स्मृति मेमोरियल लेक्चर में, जिसमें उन्होंने 6 विमान गिराने का दावा किया, लेकिन शाम को जो सरकारी प्रेस नोट जारी हुआ है पीआईबी का, उनके भाषण का, उस आयोजन का, उसमें ये लाइन शामिल ही नहीं है सर। उसमें ये नहीं लिखा है कि वायुसेना अध्यक्ष ने कहा कि 6 विमान पाकिस्तान के गिराए। क्यों नहीं लिखा गया? तो ये सर कुछ ऐसे रहस्य हैं, ये बता रहे हैं कि सरकार के स्तर पर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो देश हित में नहीं। सरकार बहुत कुछ छुपा रही है। लोकतंत्र तो एक पारदर्शी व्यवस्था है सर। चीन युद्ध के बाद पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट में बहस की। आचार्य जेपी कृपलानी ने विश्वास प्रस्ताव रखा था सर। आप देखिए, आजाद भारत का पहला अविश्वास प्रस्ताव जी जी आचार्य जी जी कृपलानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी, मीनू मसानी, 4 दिन बहस हुई थी।
पंडित नेहरू ने 32 बार हस्तक्षेप किया बहस में। पार्लियामेंट के दस्तावेजों में सब दर्ज है सर, रिकॉर्ड में लिखा है। और उसके बाद में नेहरू ने अपने कार्यालय में विपक्षी नेताओं को बुलाया, इन कॉन्फिडेंस उनको डिफेंस के दस्तावेज बताए। अपने नेहरू रक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ सर, कृष्ण मेनन का। हाँ, रक्षा मंत्री का इस्तीफा। हालांकि वो उनके मित्र थे, उनके बहुत निजी मित्र थे, बहुत ज्यादा। इवन आप इसके बावजूद आज की तारीख में तो एक थानेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई कि पहलगाम में बेशरण थाने का या उस इलाके का कोई एसडीएम, सीएसपी, एडिशनल एसपी, किसी पर कोई कार्रवाई हुई। गृह मंत्री की जिम्मेदारी तो बहुत दूर की बात है सर, ये तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है सर। सीमाओं की सुरक्षा राज्य की नहीं, केंद्र की जिम्मेदारी है। बीएसएफ केंद्र के अधीन है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है सर। सर एक अंतिम सवाल, मुझे कब से ये सवाल हो रहा है, मगर आपने वर्दी का जिक्र किया तो मुझे ये सवाल होता है। नरेंद्र मोदी डिफेंस की वर्दी पहन के निकलते हैं, फोटो निकलवाते हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि ये नहीं कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट वेयर दिस। क्या हकीकत क्या है? सर कोई भी नहीं पहन सकता, पूरी वर्दी कोई नहीं पहन सकता। आप कॉम्बैट जैकेट हम लोग पहनते हैं, मैं भी पहनता हूं, लेकिन आप पूरी नहीं पहन सकते। या तो कार्गो आजकल चलते हैं मिलिट्री प्रिंट वाले, वो जो कॉम्बैट प्रिंट वाले लोग पहनते हैं, कार्गो पहन सकते हैं, जैकेट पहन सकते हैं, लेकिन फुल यूनिफॉर्म नहीं पहन। मैं सर विनम्रता से फुल यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता सर, कोई भी व्यक्ति नहीं पहन सकता। कानूनन मनाही बिल्कुल मनाही है इसकी। मैं सर विनम्रता से बताऊं, 2001 में मैंने डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स किया है थल सेना का, सेंट्रल कमांड में एक जगह। अब तो मैं बता भी सकता हूँ, 25 साल हो गए कोर्स किए हुए। वन कोर हेडक्वार्टर में सर मैंने सेना की ट्रेनिंग ली है, सैन्य जो संवाददाता की, मेरे पास सर्टिफिकेट है जी। कई बड़े बड़े ब्रिगेडियर, उस वक्त के ब्रिगेडियर लीडर, बहुत बड़ा नाम था सर, बांग्लादेश युद्ध के समय भी थे शायद, वे आए थे, उनके साथ तस्वीरें हैं। वो सब मैंने जाना है, मोबिलाइजेशन कैसे मिलिट्री मोबिलाइज करती है एक जगह से दूसरी जगह। पूरी रात हम उन काफिलों में चले हैं, देश भर के चुनिंदा पत्रकार थे 25 साल पहले जी। तो मैं जानता हूं कि मैं भी पूरी यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता, आप भी नहीं पहन सकते। जी। कोई नहीं पहन सकता है। वर्दी का एक डेकोरम है, उसका एक प्रावधान है, उसकी एक वैधानिकता है। हर कोई थोड़ी पहन सकता है, प्रधानमंत्री भी नहीं पहन सकता। और वैसे भी प्रधानमंत्री सेनाओं का कमांडर नहीं है सर, हमारे देश में तो राष्ट्रपति है सुप्रीम कमांडर। हो सकता है राष्ट्रपति पहन सकता हो, क्योंकि वो विधिवत संवैधानिक रूप से हमारी तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर है, वो पहन सकता होगा। मैं नहीं जानता वो पहन सकता है कि नहीं, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री तो नहीं पहन जी। लेकिन वो पहन। राकेश जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और उमा भारती से लेकर विदेश और देश की कई घटनाओं का आपने जिस प्रकार से विश्लेषण किया, हम आपके बहुत कुछ आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। और फिर से मिलेंगे नए विषय के साथ। नमस्कार। बहुत धन्यवाद।